तो लास्ट सेशन में हम लोग एप्लेट के बारे में ही बात कर रहे थे और एप्लेट का ये प्रोग्राम आपके सामने बना दिया था, राइट। अब इस एप्लेट के प्रोग्राम को हम ज़रा आज भी चलाएंगे दोबारा और इसको समझेंगे कि ये कैसे कैसे चलता है और इसका क्या फ्लो होता है। तो ये हम आ गए डेस्कटॉप पे और हमने लिखा जावा सी माई एप्लीकेशन है, माई एप्लीकेशन डॉट जावा। और इसको चलाने के लिए क्या करें, कौन सा टूल यूज करें, इसको चलाने के लिए कौन सा टूल यूज करें? एप्लेट व्यूअर नाम का टूल। एप्लेट व्यूअर माई फर्स्ट एप्लेट डॉट जावा लिख के एंटर मारेंगे। एप्लेट व्यूअर की स्पेलिंग गलत हो गई, VIEWER। ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा एप्लेट का एप्लीकेशन चला तो कितने लाइफ साइकिल के कौन कौन से मेथड हैं जो अपने आप कॉल हो गए? बोलो भाई, लाइफ साइकिल के कौन कौन से मेथड है जो अपने आप कॉल हो गए? इनिट, स्टार्ट और पेंट। बिल्कुल, इनिट चल गया, स्टार्ट चल गया, पेंट मेथड चल गया, ये अपने आप चल गए। तो ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा एप्लेट के बारे में दोबारा बात कर लेता हूँ, इंट्रोडक्शन। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, एप्लेट क्या है? एक काइंड ऑफ जावा प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई, ये एक जावा ही प्रोग्राम है। बट इस प्रोग्राम में, यानी कि एप्लेट प्रोग्राम में और नॉर्मल जो अभी तक जावा प्रोग्राम बनाते आ रहे हो उसमें क्या डिफरेंस होता है कि भाई एप्लेट प्रोग्राम में कोई मेन मेथड नहीं होता है और एप्लेट प्रोग्राम के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये इंटरनेट पे चल सके। ये इंटरनेट पे चलने वाला एक प्रोग्राम है, काइंड ऑफ, समझ रहे हो? मतलब एप्लेट प्रोग्राम को आप इंटरनेट पे चला सकते हो। तो एप्लेट की क्या डेफिनेशन होती है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एप्लेट इन जावा, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? कल क्या बताया आपको? सर ये मार्कअप लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं? मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, ऐसा कोई मार्कअप हाँ। लैंग्वेज तो, नहीं है ये। तो काम तो उसका करता था ना ये एप्लेट जो था। किस पे? जैसे ये उस पे ब्राउजर पे ये चलता है तो मार्कअप लैंग्वेज ही के तरीके से तो काम करता है। ब्राउजर पे चल सकता है, इसमें टैग नहीं ना बने बनाए। मार्कअप लैंग्वेज में टैग वैग होते हैं, जैसे HTML में टैग होते हैं, उस टैग के माध्यम से वो चलते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं ना। तो अच्छा इसमें तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। हम्म। तो देखो, दूसरे वर्ड में आप इसे ये भी बोल सकते हो कि भाई ये क्या है, आपका एक जावा का ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पे चल सकता है। एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम which can be run on a browser, and it is just like a Swing component. It is just like a component in Java, like Swing, like AWT, like Frame, but it is different from the normal component. Like this component does not have any kind of main method. This is a managed object in Java, and in Java there is a class whose name is applet. Any normal class which extend the applet class become applet. किसी भी applet क्लास को applet बनने के लिए applet क्लास का extend होना उसके लिए ज़रूरी होता है। applet क्लास extend कर दीजिए। applet क्लास को extend करने के बाद फिर आप इसकी जो लाइफ साइकिल के मेथड हैं ओवरराइड करिए या ना करिए, इसकी लाइफ साइकिल के मेथड तो अपने आप चलते ही चलते हैं। तो एप्लेट जो है ये एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है जिसका क्रिएशन एंड मैनेजमेंट एक स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू किया गया है, इंटरनली पहले से ही किया गया है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है।
एप्लेट का जो क्रिएशन एंड मैनेजमेंट है ना, वो एक स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू पहले से ही किया गया है। आपको इसे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, और वो होता है हमारा एप्लेट व्यूअर नाम का टूल। तो ये एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है, इसका क्रिएशन एंड मैनेजमेंट एक स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू करा जाता है, और वो रन टाइम एनवायरनमेंट हमारा एप्लेट व्यूअर या JRE होता है। ठीक है। अब अगर हम एप्लेट की लाइफ साइकिल के मेथड को ओवरराइड करें तो आप देख सकते हो कि इसमें इनिट मेथड सबसे पहले चलता है, और इनिट मेथड का पर्पस होता है एप्लेट को इनिशियलाइज करना। ठीक है। अब थोड़ा अगर इसके अंदर की कहानी समझोगे और आप ये सोचोगे कि सर ये एप्लेट व्यूअर टूल हमारे एप्लेट के प्रोग्राम को चलाता कैसे है, तो इसकी जो सिंपल सी कहानी ये है कि देखिए, अगर हम एप्लेट व्यूअर टूल चला रहे हैं और हम अपनी क्लास का नाम दे रहे हैं इससे एप्लेट चल रहा है, राइट। तो क्वेश्चन है कैसे चल रहा है। कहीं ना कहीं एप्लेट व्यूअर टूल जो बनाया गया है उसमें हमारी क्लास एज अ इनपुट जाती होगी, वो क्लास डॉट फॉर नेम से उसको लोड करते होंगे और न्यू इंस्टेंस से ऑब्जेक्ट बनाते होंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते हैं, हमारा एप्लेट व्यूअर टूल बनाता है। तो एप्लेट व्यूअर टूल को एप्लेट क्लास पब्लिक होना जरूरी है, इसीलिए अगर एप्लेट क्लास पब्लिक नहीं करोगे ना तो इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बन पाएगा। आप इसे देख सकते हैं, क्लास पब्लिक ना बनाओ और कंपाइल और रन करके आप चलाओ, आप देख पाओगे कि आपका एप्लेट व्यूअर यहाँ पे आया तो ज़रूर, यानी कि एक फ्रेम बन के पहले से ही आ जाता है, उनकी कोडिंग लिखी हुई है, और उसके बाद आपका एप्लेट बाद में लोड होता है। तो इलीगल आर्गूमेंट आ गया, क्योंकि अगर कैन नॉट एक्सेस द क्लास विद अ मॉडिफायर्स, यानी कि ये मॉडिफायर इस पर अलाउड नहीं है, पब्लिक होना ज़रूरी है। पब्लिक होगा तो पब्लिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होगा, और कंस्ट्रक्टर तभी चलता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। अब आप ज़रा यहाँ पे देख लो भैया, कंस्ट्रक्टर, अब कभी ऐसा भी गलती कर सकते हो आप कि क्लास को पब्लिक बनाया, कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया, ऐसा गलती मत करना। तो जब भी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके यहाँ पब्लिक कंस्ट्रक्टर पब्लिक क्लास होना ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ, कोड को कंपाइल कर दिया, और देन मैं एप्लेट व्यूअर से रन करूँगा। आप देखोगे कि सबसे पहले इनिट से पहले भी कंस्ट्रक्टर चलता है। तो आप इसको देख के ये कंफ्यूज ना हो जाए, ये इनिट ब्लॉक है और ये कंस्ट्रक्टर है। यहाँ तो कंस्ट्रक्टर इनिट ब्लॉक से पहले चलता है, ये सब मत सोचना, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, मेथड है भाई। ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा। हाँ जी, इसी बात में बहुत कंफ्यूज हो गया था कि मैं सोच रहा था ये इनिट ब्लॉक है और इस पे इनिट लिखा है। ना, ये इनिट, ये लिखा है, लिखा तो हमने था यार, ये हाँ हमने हाँ लिखा था, वही ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। देखा था ना, तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया थी। नहीं। और रवि ने भी क्वेश्चन पूछा कि सर ये इनिट वहाँ पे भी होता है, थ्रेड में भी होता है। तो मैं आपको ये बता दूं, जब आप जावा पढ़ रहे हो तो इस बात का नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए कि एक ही नाम से मेथड 4 जगह मिलेंगे आपको, 10 जगह मिलेंगे आपको, है ना। तो वहाँ पे वो पैकेज वाला कंसेप्ट याद करना, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम यूज करोगे तो उस पैकेज की वो क्लास यूज हो जाएगी, उस पैकेज की वो क्लास यूज हो जाएगी जो पैकेज में आपको समझाया गया है। तो एक मेथड अलग अलग जगह पे होते हैं एक ही नाम से, हो सकता हो पर्पस उनका अलग अलग हो। ठीक है। तो सबसे पहले एप्लेट लोड होती है, फिर इनिशियलाइज होती है, फिर एग्जीक्यूट होती है। इनिशियलाइज करते ही कंस्ट्रक्टर, मतलब जैसे एप्लेट लोड हुआ, क्लास डॉट फॉर नेम से न्यू इंस्टेंस से ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर चल गया। कंस्ट्रक्टर के जस्ट चलने के बाद इनिट मेथड कॉल होता है। और व्हाट इज द पर्पस, व्हाई दे आर क्रिएटिंग इनिट मेथड। देखो लाइफ साइकिल के जो मेथड होते हैं ना, उनके पर्पस होते हैं कुछ, कि ये काम इनके अंदर कर सकते हो आप। अब अगर ये लाइफ साइकिल के मेथड आप ओवरराइड ना करो तब भी तो हमारा एप्लेट का प्रोग्राम चलता है, तब भी तो, अगर मैं ये सारा चीज़ हटा दूं तब भी तो हमारा एप्लेट का प्रोग्राम चलेगा। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एप्लेट के केस में लाइफ साइकिल के मेथड आप ओवरराइड करो या ना करो, इंटरनली एप्लेट व्यूअर नाम का टूल आपके एप्लेट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसको लोड करेगा, लाइफ साइकिल के मेथड वो खुद ही चलाएगा। और उन्होंने कॉल कर रखा है, कॉलिंग का कोड उन्होंने लिख रखा है इंटरनली, बट आपने ओवरराइड नहीं करा इसलिए आपका नहीं चल रहा है।
आप ओवरराइट कर दीजिए, आपका चलने लगेगा ऐसे। ठीक है, तो ओवरराइट करके बस आपको दिखाया जा रहा है। बट आपने कहा सर क्यों बनाया गया, इनिट की क्या ज़रूरत है? तो कुछ नहीं, जैसे ही एप्लेट का ऑब्जेक्ट बना और आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट बनते ही ये काम हो जाए, तो आप इनिट मेथड में डाल दो, क्योंकि इनिट मेथड एप्लेट के ऑब्जेक्ट के बनने के जस्ट बाद तुरंत कॉल हो जाता है, वो तुरंत कॉल हो जाता है। वो कहते हैं कि जो भी आपको इनिशियलाइजेशन का काम करना है किसी एप्लेट में, पूरी लाइफ साइकिल में एक बार जो करना है वो कर लो। तो मैंने एक बार किसी एप्लेट पे क्या सेट करना था, कलर, तो इसलिए मैंने कलर सेट का कोड यहाँ पे लिख दिया। तो और जब भी एप्लेट स्टार्ट हो, जब भी एप्लेट स्टॉप हो, तो उस केस में जो आपको काम करना है वो कहाँ डालो, स्टार्ट और स्टॉप मेथड में डाल दो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इनिट पूरे लाइफ साइकिल में एक बार चलता है। आप देखिए ये एप्लेट है। अब आप जरा, मैं इस फ्रेम को इधर उधर घुमाऊंगा, आप देख सकते हो पेंट मेथड बार बार चलेगा। मैं नीचे करूंगा, जैसे मैंने करा एप्लेट स्टॉप हो गया, ऊपर करा स्टार्ट हो गया, फिर नीचे स्टॉप, फिर स्टॉप, फिर स्टार्ट, फिर स्टॉप, स्टॉप स्टार्ट पेंट, तो बार बार ही कॉल हो रहा है, बार बार कॉल होता है। मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन अभी तक इनिट स्टॉप भी कर दोगे तब भी, अभी रीस्टार्ट का भी ऑप्शन होगा यहाँ पे। ये देखो इनिट अब चला है, जब रीस्टार्ट किए तब चला है, नहीं तो इनिट पूरी लाइफ साइकिल में एक बार चलता है। अब स्टॉप का मतलब ये तो पूरा बंद ही हो गया ना। स्टार्ट कर दो, अगर स्टॉप करके ओनली स्टार्ट कर देते हैं, अगर मैंने स्टॉप करके फिर से स्टार्ट किया तो स्टार्ट हुआ, रीस्टार्ट नहीं हुआ, इनिट तब नहीं चला। जब मैंने रीस्टार्ट किया था तब इनिट चला था, दोबारा चला नहीं गया। ठीक है, तो लाइफ साइकिल में जो एक बार आपको करना है इनिट के अंदर कर दो, जो बार बार करना है स्टार्ट और स्टॉप होने पे करना है यहाँ कर लो, कोई ग्राफिक्स वाफिक्स डिजाइनिंग का काम करना है वो पेंट में कर लो। तो ये कहानी है भाई। और जब एप्लेट डिस्ट्रॉय होने जाए तो डिस्ट्रॉय होने से पहले जो एप्लेट से काम कराना चाहते हो वो यहाँ कर दो, डिस्ट्रॉय होने से पहले जो काम कराना चाहे डिस्ट्रॉय के अंदर डाल दीजिए। एप्लेट डिस्ट्रॉय होने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं चलता, डिस्ट्रॉय होने से पहले चलता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल, ये इसकी पूरी कहानी है। बोलिए भाई। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर इसका साइज फिक्स रहता है? यहाँ दिया है ना विड्थ हाइट, देखिए यहाँ दिया है, हमने दिया तो है ये टैग में। हाँ, एक डिफ़ॉल्ट साइज होता है, अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तब भी चल जाता है। ये डिफ़ॉल्ट साइज होता है, इसका डिफ़ॉल्ट साइज होता है। अब आप सोच रहे होगे यार जब ये ख़त्म ही है तो हटा ही देना चाहिए मार्केट से अब, लेकिन अभी भी मैं बताऊं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन अगर आपको जावा में करना है ना तो उसकी ज़रूरत अभी भी पड़ जाती है इसकी। जैसे मैं बताऊं, हमारी एक साइट है EPFO करके साइट है, और हमारे यहाँ कंपनी में, हाँ जी, मतलब वो हाँ क्लाइंट साइड वैलिडेशन, हाँ क्लाइंट साइड वैलिडेशन, बिल्कुल। मतलब इसका क्या हुआ सर? क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लो हमारे EPFE को जो साइट है वहाँ पे मतलब PF वगैरह का जो डिटेल होता है भरा जाता है अपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का। तो हमारे पिछली कंपनी में क्या था कि वहाँ पे ज़रूरत थी, ठीक है। तो EPFE को जो साइट है वो तभी चलती है जब उसके लिए जो बंदा मतलब जो कंपनी उसे यूज कर रही है उसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू वो चलता है। अब वो सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट करने का जो काम है वो हमारे ब्राउज़र में ही एप्लेट प्रोग्राम पड़े होते हैं जो कर लेते हैं। समझ लो, एप्लीकेशन बना के डाल दिया जाता है जो उस पर्टिकुलर ब्राउज़र में ये चेक करते हैं कि जावा है या नहीं। अगर ब्राउज़र में जावा होगा तो वो प्रोग्राम एक्टिव होते हैं, है ना, वो ऑथेंटिकेट करते हैं उन्हें, ठीक है। अब क्लाइंट साइड ऑथेंटिकेशन का मतलब, जैसे अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, आप एक फॉर्म बना दो HTML का, उसमें यूज़र नेम, यूज़र कैरेक्टर, है ना, 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, @ होना चाहिए। ये जो वैलिडेशन आप लगा रहे हो आप अपने AWT स्विंग में वाले प्रोजेक्ट में, वही वैलिडेशन है। और वो मान लो आप HTML पेज पे लगा रहे हो,
तो HTML पे ये काम करने के लिए या तो HTML5 का यूज कर लो या जावास्क्रिप्ट यूज कर लो। कोई अलर्ट आ रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है ना, जैसे कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड आपने डाला और उसे चेक करने के लिए अभी रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पे नहीं गई, वो क्लाइंट साइड ही चेक हो गई कि दोनों सही है या नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ समझ गया सर। तो इस ऐसे टाइप, वरना सर्वर पे बहुत लोड पड़ जाएगा। हाँ तो सर्वर पे अभी जाना ही नहीं है, बहुत सारा ऐसा काम जो क्लाइंट साइड पे ही सुलझा लेना है, ब्राउज़र में ही मतलब सॉल्व कर लेना है। मतलब वो जो साइट थी उसमें वो क्लाइंट साइड पे वो सारे वैलिडेशन कर देता था, जिससे क्या होता था कि उस सर्टिफिकेट में प्रोग्राम्स भी थे, जिससे क्या है कि भैया ये पता चल जाता कि ये रिक्वेस्ट जो आ रही है ये वैलिड यूज़र की आ रही है, ऑथेंटिक यूज़र की आ रही है ना। तो वो सारा काम जो है इससे होता है। अभी भी क्लाइंट साइड वैलिडेशन वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। तो फिलहाल यही होता है एप्लेट। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। एप्लेट की तो कहानी यही है, इतना है। तो ये स्टार्ट मेथड है, इनके अंदर प्रिंट होता है। अब है ना, हम लोगों ने अपना पेपर दिया तो हमारे टाइम पे तो ऐसे क्वेश्चन आते थे कि एप्लेट के थ्रू एक प्रोग्राम बनाइए, जिसमें एक हाउस बनाइए, जिसमें आप ऐसा ये बनाइए वो बनाइए, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, समझ रहे हो ना। तो बन सकते हैं वो प्रोग्राम, ये एप्लेट जो आप पढ़ रहे हो इसी का यूज करके। पेंट मेथड में आप जो मर्जी वो यूज कर लो, जैसा मर्जी वैसा चीज़ बना, जो मर्जी वो शेप बना लो, यहाँ शेप ड्रॉ कर लो, है ना। तो ब्राउज़र में मैं आपसे बता रहा था, ब्राउज़र में JRE होती है, और अगर ब्राउज़र में इसको चला रहे हो JRE नहीं होती है तो वो नहीं चल पाता है। तो इसके लिए ब्राउज़र में प्लगइन होना ज़रूरी है। बताइए भाई, आगे मैं चलूँ, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ब्राउजर में JRE हम लोग को डालनी पड़ेगी सर? अगर नहीं है तो आप बिल्कुल गूगल कर सकते हो और ब्राउज़र में JRE कैसे ऐड करते हैं वो आप देख सकते हो। और कई ब्राउज़र में तो इनबिल्ट JRE आता है यार। यहाँ पे जाने के बाद सेटिंग में इंटरनेट ऑप्शन आता है ना, शायद इसमें दिखता है। एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा कुछ काम ओपन है तो इसीलिए मैं इस पे नहीं दिखा रहा हूँ, आपको रहने दो। पुराना वाला? हाँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर में बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आप अपना एक्सप्लोरर आप जाओ, इसे क्लोज कर दीजिए इसे। हाँ, यहाँ पे जाइए आप सेटिंग के अंदर, इंटरनेट ऑप्शन में जाइए। इंटरनेट ऑप्शन सेटिंग में आता है ये? इंटरनेट, हाँ, इंटरनेट ऑप्शन में जाके यहाँ से आप जाइए एडवांस में जाइए, ठीक है। एडवांस सबसे लास्ट टैब है, ऊपर जो टैब है ना, जनरल, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ठीक है। इसको थोड़ा स्क्रॉल करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होगा यूज़ JRE, देखना, ध्यान से देखना, इसी में होगा कहीं। इनेबल थर्ड पार्टी कुकीज़, यूज पब्लिक JRE करके लिखा होगा। यूज पब्लिक JRE, यूज, आ जाओ। अगर यूज़ पब्लिक JRE का ऑप्शन होगा, पब्लिक JRE का ऑप्शन यहाँ पे होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, नहीं होगा। आप गूगल में टाइप कर लेना ना कि हम ब्राउज़र में कैसे JRE डालते हैं, ठीक है। सब मुझे लग रहा है सब HTML पे होने लगा आप है। मुझे बताओ, एप्लेट का प्रोग्राम आपके पास है? एप्लेट का प्रोग्राम सर नहीं होगा। ना, कोड जावा का फोल्डर है ना, हाँ, ओपन करो, उसमें दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एप्लेट में जाओ, ठीक है। ये ABC HTML ओपन करो, डबल क्लिक मार दो। ABC HTML, HTML है। हाँ, ये HTML पे डबल क्लिक कर दो। कहीं आ रहा है इंस्टॉल प्लगइन? नहीं सर, यहाँ सीधे आ गया ये, दिस इज एप्लेट डेमो। ना, तो एप्लेट का जो ऐप है वो लोड नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। रिफ्रेश करो, यहाँ रीलोड करो पेज को।
मुझे तो लग रहा है लोड हो गया ना, ये एप्लेट डेमो लिख के तो आ अरे रहा है और येलो कलर। यार, ये HTML में लिखा हुआ है भाई मेरे। ये HTML कोड है, HTML में एप्लेट चल रहा है ना। तो ये अ, 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 यहाँ पे नहीं है। एक काम करो, तो इसी पे राइट क्लिक करके ओपन विथ उसमें करते, एक्सप्लोरर में करो, क्या पता वहाँ पे कहीं पे मिले। ओपन विथ एक्सप्लोरर करो, ठीक है। ओके करो, ओके। ओके ना भाई, अब तुम्हारा काम है, तुम आज ये कर लेना, ब्राउज़र में JRE कैसे ऐड करते हैं देख लेना, हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें कोई एप्लेट कॉल हो रहा है जिसका नाम है मेन एप्लेट, ठीक है। ये मेन एप्लेट बना HTML है। हुआ है। हाँ, HTML टैग वैग वही चीज़ जो मैं एप्लेट व्यूअर में लिख रहा था वो यहाँ पे डाल दिया हूँ, समझ रहे हो। हम्म। तो इस चीज़ से एक और डेफिनेशन एप्लेट की निकल के आती है कि एप्लेट एक ऐसा जावा प्रोग्राम है जो कि किसी भी वेब पेज में इम्बेड कराया जा सकता है। वेब पेज समझते हो आप लोग? हम्म। वेब पेज और वेबसाइट, इन सब के बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी के लिए आप जान लो कि HTML में जो पेज होता है इसी को वेब पेज बोलते हैं। HTML का जो वेब पेज होता है दैट इज़ कॉल्ड वेब पेज, क्योंकि अगर ये सर्वर पे चलने लगेगा तो ये वेब पेज बन जाता है, वेब पे चलने वाला पेज बन जाता है, दैट बिकम अ वेब पेज। और अब ये जो HTML एप्लेट है, एप्लेट किसी भी वेब पेज में इम्बेड कराया जा सकता है, ठीक है। एप्लेट जो है ये किसी भी वेब पेज में इम्बेड कराया जा सकता है, और इम्बेड कराने के बाद ये किसी डायनेमिक कंटेंट को जनरेट कर सकता है। डायनेमिक कंटेंट समझ रहे हो? डायनेमिक कंटेंट का मतलब जैसे ये HTML पे लिखा रहा है दिस इज़ एप्लेट डेमो, ठीक है। अब इसी में मुझे डायनेमिकली एक शेप चाहिए, है ना। मान लो कोई शेप बनाना है, ग्राफिक्स को डिज़ाइन करना है, तो मैं डायनेमिकली डिज़ाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो। ये जो माउस तुम इधर उधर घुमा रहे हो ना, इसी हम्म। माउस को घुमा के तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करके, है ना, तुम एप्लेट से कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो, माउस इवेंट ट्रैप करके। एप्लेट इतना पावरफुल चीज़ है मतलब। तो ये तो एप्लेट से बहुत टेस्टी है। डायनेमिक पेज नहीं बनता, समझ रहे हो ना। एप्लेट से डायनेमिक पेज नहीं बनता। और डायनेमिक पेज क्या है ये आगे डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं सर्वलेट पढ़ाऊंगा तो आपसे डिस्कस करूंगा, डायनेमिक पेज, स्टैटिक पेज, पेज क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, डिस्कस करूंगा आगे। अभी क्या है कि एप्लेट में बस इतना ही चीज़ आप जानिए कि ये किसी भी वेब पेज में इम्बेड करा के किसी वेब पेज के अंदर किसी डायनेमिक कंटेंट को जनरेट कर सकता है। और डायनेमिक कंटेंट का मतलब वेब पेज के अंदर कुछ डायनेमिक चीज़ें बनाना, कोई शेप बनाना, ओवल बनाना, रेक्टेंगल बनाना, ये सारा काम कर सकता है। अच्छा, साथ ही साथ एप्लेट से, हाँ लेकिन रिस्ट्रिक्शन है एप्लेट का। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर क्वेश्चन आपसे पूछता है, एप्लेट से डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लोगे क्या? नहीं, एप्लेट से हम डेटाबेस तक नहीं जा सकते। डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं हो सकती क्योंकि वेब के लिए ओवर द इंटरनेट, तो उसके लिए हम एक ट्रस्टेड एप्लेट नाम का कंसेप्ट होता है, उसको यूज करके, उसको फॉलो करके हम कर सकते हैं ट्रस्टेड एप्लेट। तो ट्रस्टेड एप्लेट भी एक चीज़ होती है, बट छोड़ो, एप्लेट ट्रस्टेड एप्लेट से क्या मतलब है, हमें पुराना कंसेप्ट है। अब मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और थोड़ा सा एप्लेट के और भी कुछ प्रोग्राम बताता हूँ। बट अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, बोलिए कोई क्वेश्चन। डायनेमिक डिजाइन इससे बनती है सर। डायनेमिक कंटेंट, हाँ सॉरी, अरे यार कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट का मतलब हो गया ना कि जिसमें आप कंटेंट ऐसा लिखो, जिसमें लॉजिक ऐसा लिखो जो डायनेमिकली हो सकता है चेंज, है ना। अब जैसे मैं आपको एक एप्लेट का प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप वो तो उसी के माध्यम से आपको बता देता हूँ डायनेमिक कंटेंट क्या होता है। बाकी एप्लेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, लाइफ साइकिल से रिलेटेड कोई क्वेरी, ठीक है, नहीं है, ओके। ये हमारा था रिकॉर्डिंग के अंदर, क्या था, जावा प्रोग्राम, कोर जावा, एप्लेट्स। एप्लेट का भी आपने एक एग्जांपल देखा,
अब मैं आप एप्लेट का और भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें हम एक लाइन एप्लेट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, सिंपल सा लाइन। ठीक है, तो ये लाइफ एप्लेट है जिसमें एप्लेट की लाइफ साइकिल समझाई गई है। लाइन एप्लेट का मतलब एप्लेट में आपने एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मेन एप्लेट का मतलब है कि एप्लेट के प्रोग्राम में मेन मेथड हो सकता है, और एप्लेट में अगर मेन मेथड होगा तो एप्लेट को कैसे रन करोगे, वैसे तो जनरली होता नहीं है, बट आप खुद बना सकते हो चाहो तो कैसे रन होगा, क्या कहानी होगी, वो तभी समझ पाओगे आप। जावा सी लाइन एप्लेट डॉट जावा। अब भाई जब तक ब्राउज़र में जेआरई नहीं होगा हम नहीं चला पाएंगे उसको, तो हम अभी तक हम सीएमडी एप्लेट व्यूअर से ही मतलब काम चलाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये देखिए एप्लेट से एक शेप डिज़ाइन करा गया है, लिखा है लाइन एप्लेट और बना है सर्किल कोई नहीं, सर्किल की कोडिंग करी होगी, ड्रॉ सर्किल मेथड कॉल कर दिया होगा, और क्या ग्राफिक्स का। ये लीजिए, ये देखिए, ठीक है। अच्छा जी, लाइन एप्लेट वाला जो है इसमें मैंने माउस इवेंट ट्रैप किया हुआ है, तो इसमें शायद मैं आपको एक एप्लेट को चलाते हो तो दो एप्लेट रन होके आना चाहिए। नहीं नहीं, माउस लाइन लिसनर लाइन एप्लेट, लाइन एप्लेट दो एप्लेट रन होके आना चाहिए था, लेकिन एक का ही है। अच्छा ज़रा मैं एक मिनट देखूं, इससे मैंने क्लोज कर दिया था क्या लाइन एप्लेट को, एप्लेट लाइफ एप्लेट चला दिया मैंने यार, ये क्लोज करता हूँ मैंने लाइन एप्लेट को कंपाइल किया और लाइफ एप्लेट को चला दिया, दिक्कत इसी बात की है आगे। CMD जावा सी करना नहीं है, एप्लेट व्यूअर डायरेक्ट चला देते हैं। एप्लेट व्यूअर लाइन एप्लेट डॉट जावा। हाँ ये देखो, इसमें मैंने माउस इवेंट ट्रैप करा, देखो क्या नाम है, हाँ सर, दीपक। जैसे आप अभी इस एप्लेट को मैंने बताया ना ब्राउज़र पे भी चल जाता है। अब ब्राउज़र में जेआरई लाओ, इसको चला के मैं दिखाऊंगा, है ना। आप ब्राउज़र में जेआरई ऐड करो, कैसे करते हैं वो नेट पे चेक करो, है ना, प्लगइन मिल जाते हैं। अब देखो इस एप्लेट में मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, माउस इवेंट से ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। ये देखो, ये माउस ले जा रहा हूँ, जैसे छोड़ूंगा ये लाइन बन गया। फिर देखो ये मैं ये देखो, ये यहाँ से यहाँ ऐसे, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ, इंडियन फ्लैग बना रहा हूँ, ठीक है। ये लिए सर मेन चीज विक्स पे जो लोगो बनते हैं सर, वो इसको यूज करके वैसा बना सकते हैं। है नहीं बन सकता है, सब बन सकता है, दुनिया जहान की सारी चीज़ें हो सकती है भाई। जब ये हो रहा है, लाइन ड्रॉ हो रहा है, शेप ड्रॉ हो रहा है, इस पर इवेंट इस तरह से ट्रैप हो सकते हैं। माउस इवेंट ट्रैप किया हूँ देखो, और अब यहाँ पे, लेकिन अब इसमें मैंने लाइन का ही कोड लिखा है। अब इसमें लॉजिक लिख दिया जाए कि लाइन के साथ ये भी ड्रॉ हो जाए, वो भी ड्रॉ हो जाए, या जो शेप सेलेक्ट करो वही ड्रॉ हो जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना दो, ऐसे क्लिक करूँ वो इनेबल हो जाए, है। यहाँ पे साइड में बॉक्स बना सकते हैं, यहाँ बॉक्स बना दें, उस पर क्लिक करें, जो शेप पे क्लिक करें वो सेलेक्ट हो जाए, वो इनेबल हो जाए, और वो उस चीज़ को यहाँ ड्रॉ कर लें, है कि नहीं। हाँ। तो थोड़ा सा ये इंडियन फ्लैग उतना अच्छा बना नहीं है, आप इसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एप्लेट। कुछ नहीं, आप लोग सोचो इसमें क्या, कौन सा इवेंट ट्रैप करा गया होगा, माउस इवेंट ट्रैप करा हो गया। माउस इवेंट में
जब आपने जहाँ पे प्रेस किया उस टाइम कोऑर्डिनेट गेट कर लिया गया, और जहाँ रिलीज किया उस टाइम कोऑर्डिनेट गेट कर लिया गया, है ना। तो जहाँ से प्रेस किया और जहाँ पे रिलीज कर दिया, बस वहाँ से आपका पेंट मेथड से वैल्यू गेट कर ली गई। और पेंट को, एक होता है पेंट मेथड, एक होता है रीपेंट मेथड। रीपेंट मेथड चलता है तो वो फिर से हट जाता है, और पेंट चलाओगे तो जो आपने पेंट किया हुआ है, ड्रॉ किया है, वो आपको दिखता रहता है। दो मेथड हैं इसके। तो इसका मैं कोड समझा देता हूँ आपको कैसे बन सकता है ये। देखिए भाई, सबसे पहले एप्लेट को एक्सटेंड कर दिया गया। एक लाइन को ड्रॉ करते हो तो लाइन को बनाने के लिए कितनी चीज़ें होनी चाहिए? लाइन के लिए कितनी कितनी चीज़ें होनी चाहिए भाई? लाइन को बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत होती है अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो? स्केल और नहीं, पेंसिल। नहीं वो तो ठीक है। मैथमेटिकली क्या चाहिए? मैथमेटिकली एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। x1 y1 x2 और y2। हाँ। तो इसलिए शुरू में x1 y1 x2 y2 जो है हमने 0 0 कर लिया, ठीक है ना। 0 0 कर लिया। फिर हमने एडिट मेथड के अंदर बैकग्राउंड कलर सेट कर लिया, ठीक है। एक हमने लाइन लिसनर करके एक अलग से क्लास बनाया हुआ है, जिसको हमने माउस एडेप्टर से एक्सटेंड करा लिया, ठीक है। दिख रहा होगा आपको? बोलिए भाई। दिख रहा है सर। तो मैंने क्लास बनाया लाइन जी लिसनर सर। और माउस एडेप्टर से एक्सटेंड कर लिया। अच्छा, अब ये जो लाइन लिसनर है जिसे माउस एडेप्टर है, माउस एडेप्टर के कई सारे कॉल बैक मेथड होते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ माउस लिसनर लिखता, इम्प्लीमेंट कराता इसमें, और अगर हमने माउस एडेप्टर चलाया है इसमें, क्या डिफरेंस होता है? ये अमन बताएंगे। बताओ भाई अमन। पता नहीं है सर इसका तो। सर दोबारा बोलना है एक बार। अगर मैं माउस लिसनर को इम्प्लीमेंट कराता उसमें, और ये माउस एडेप्टर एक्सटेंड हुआ इसमें, क्या डिफरेंस है मेन? सर जैसे उस वाले में सर शायद जैसे माउस एंटर करते हैं ना पेन उसमें फ्रेम में, तो सर ऐसा कुछ वो नहीं है। शायद जब वर्क करता है। निशांत बताओ। सर थोड़ा सा हम बताएं। निशांत बताओगे? देव बताओगे? माउस लिसनर और माउस एडेप्टर में क्या डिफरेंस है? अमित बताओगे? चलो बताओ। रवि तुम ही बताओ। जी सर, ये माउस एडाप्टर है जी कि जितना हमें जितना आवश्यकता पड़ेगा मेथड के लिए उतना ही हम ले सकते हैं, और माउस लिसनर के लिए पूरा उसका यूज करना पड़ेगा मेथड। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है रवि? ऐसा क्यों? जी। ऐसा क्यों है दीपक? क्योंकि सर ये एडाप्टर है, इसके अंदर बॉडी पड़ी है ना, तो ये समझ लीजिए पेरेंट हो जाएगा, तो पेरेंट के मेथड तो कॉल हो ही सकता है चाइल्ड में, और वो तो इंटरफेस है ना सर। इंटरफेस के सारे मेथड ओवरराइट करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही मजबूरी। बात है, यही डिफरेंस होता है। सही कह रहे हो, बढ़िया बताया रवि ने, गुड। तो इसका माउस प्रेस्ड मेथड हमने चलाया, माउस रिलीज चलाया। तो देखो, जब मैं पेंट मेथड चला के माउस प्रेस कर रहा हूँ, है ना, जैसे मैंने ये एप्लीकेशन चलाई है ना, और जैसे ही मैंने माउस प्रेस किया, जैसे मान लो यहाँ माउस प्रेस किया, तो इसका मुझे एक्स और वाई चाहिए, और जब मैंने माउस रिलीज कर दिया ले जाके, इसका एक्स वाई चाहिए, ठीक है। तो माउस प्रेस के केस में ये मेथड चला, माउस रिलीज के केस में ये चला, और एक्स वाई गेट करने के लिए माउस इवेंट का मेथड होता है गेट एक्स और गेट वाई, है ना। तो उस टाइम पे एक्स वाई जो गेट किया उसको x1 y1 में रख लिया, और जब रिलीज किया तो उसके एक्स वाई को गेट किया और x2 y2 में होल्ड कर लिया, और ग्राफिक्स का जो पेंट मेथड है उसको कॉल कर दिया, lp.get ग्राफिक्स मेथड चला लिया। तो सबसे पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आई कि ये लिसनर कब चलेगा? ये लिसनर तो तब चलेगा ना जब पेंट मेथड चलेगा। अब देखो, यहाँ तक की तो कहानी मुझे समझाने की आपको ज़रूरत है नहीं कि एप्लेट एक्सटेंड हुआ है, फिर हमने लाइफ साइकिल मेथड ओवरराइट किया है,
यहाँ लिसनर को हमने ऑब्जेक्ट बना के रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ठीक है, तो समझ ही रहे हो। बस ये एक पेंट मेथड है। पेंट मेथड में हमने क्या करा है, सेट कलर एक मेथड चलाया जिसका कलर रेड कर दिया तो रेड कलर में दिख रहा था। और ड्रा जो लाइन हमने ड्रॉ किया है वो लाइन किस हिसाब से ड्रॉ होगी, x1 और y1, x2 और y2। ये वेरिएबल है, शुरू में 0 0 है तो इसका मतलब 0 0 लेगा। ठीक है, लेकिन जैसे इवेंट ट्रैप होगा, माउस इवेंट, तो माउस प्रेस में x और y1 के अंदर उसकी वैल्यू पहुंच जाएगी। माउस रिलीज होगा तो x1 और y2 की वैल्यू यहाँ से पहुंच जाएगी। और उसके बाद पेंट मेथड को हमने दोबारा चला दिया, फोर्सफुल्ली चला दिया, तो हमारा पेंट मेथड चला के और जो करंट हमारा ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट होगा उस ग्राफिक्स में वो चीज़ें जो हो जाके अपडेट हो जाएंगी। बस ये इतनी कोडिंग है। कौन सी लाइन का कोड नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप पूछिए जितने बार। ये आपके लिए x और y1 की शुरुआत में वैल्यू 0 रहेगी और तो कोई भी फिर ये चीज़ जैसे 0 0 कोऑर्डिनेट से ही चलेगा। लेकिन हमारा हाँ। चीज़ हम तो ये मान के चलें कि शुरू में 0 0 होगा, इसलिए रेड कलर में कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम बिंदी आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जब पेंट मेथड शुरू में चला होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 0 0 0 0 कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन जैसे ही आपने माउस को प्रेस किया तो एक्स और वाई मिल गई, फिर जब रिलीज किया तो एक्स वाई मिल गई और पेंट को 4 से कॉल कर दिया गया। बस ठीक है सर। बोलना नहीं भाई, एक भी लोग बोलना नहीं प्लीज। जी सर। अब ये बताइए आप लोग, तो इस प्रोग्राम के बारे में नीचे देख लीजिए आप लोग। कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है, लिसनर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिए। अब अगर ये मैं पेंट की जगह पे ना अपडेट मेथड कॉल कर दूं तो ये क्या करेगा, जो अब जैसे आपने लाइन ड्रॉ करा वो हट जाएगा, फिर से नया हो जाएगा, फिर ड्रॉ करोगे फिर हट जाएगा। तो ये अपडेट या रिपेंट मेथड से होगा। अब पेंट को कॉल करोगे तो पुराने वाले ग्राफिक्स को संभाल के रखता है, तभी आप उसे चला पाते हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी अगर सर। आप अगर जी मान सर। अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करा और ड्रॉ करके छोड़ा और जैसे मैंने माउस रिलीज किया तो अपने आप गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने रिलीज में क्या कोड काट कर दिया, मान लो अपडेट चला दिया। तो इसीलिए मैंने रिलीज में पेंट चलाया ताकि वो पेंट हो जाए, वहाँ से वहाँ तक का जो चीज़ है वो पेंट हो जाए और उस टाइम पे ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट उसके अंदर गेट ग्राफिक्स से डाल दिया। तो ये था हमारा लाइन बनाने का कोड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बाद में पूछ लेना, लेकिन पूछ लेना। मैं बता रहा हूँ, मैंने जो भी अभी तक कोड आपको चला के दिखाया था ना, स्विंग वाले भी है ना, वो भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ पूछिएगा। ठीक है, बाकी मेन एप्लेट, अगर आप एप्लेट के प्रोग्राम में मेन मेथड रखना चाहते हो तो भी देख सकते हो, बहुत ही आसान है। अरे कुछ भी नहीं है, आप एक मेन मेथड बनाओ और मेन मेथड के अंदर से अपने क्लास को फोर्सफुली कॉल कर दो। समझ रहे हो मैं क्या किया हूँ? देखो यहाँ पे, देखो क्लास बना है, मेन बना है, एप्लेट से एक्सटेंड हुआ है और ये पेंट मेथड है और बाकी और भी मेथड है, मान लो इनिट विनिट सब है मान लो। अब इसको तुम जावा सी और जावा से चला सकते हो। तो हमने क्या करा है, अपने ही क्लास के मेन को नल पास करके कॉल कर लिया। समझ रहे हो ना? नहीं दिख रहा है? जी सर। अच्छा नहीं, मैंने अपने क्लास के मेन मेथड के अंदर से ये क्या किया, मैंने मेन मेथड को कॉल किया है, सॉरी मेन मेथड को कॉल किया है पेंट के अंदर से। मुझे लगा कि मैंने मेन के अंदर से पेंट को कॉल किया है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेन ये पेंट के अंदर से मेन को कॉल किया था, यानी कि एप्लेट प्रोग्राम मेन को कॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका कोड है, इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, चला लीजिएगा। इसके बाद एप्लेट में पैरामीटर आप भेज सकते हो, परम भेज सकते हो, परम एप्लेट, वो मैं आपको बताता हूँ। पैरामीटर कैसे भेज सकते हो? पैरामीटर का क्या मतलब है, देखो ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि ये आपका कोई HTML पेज है ना, इस HTML, मान लो कि ये HTML आपने एक बना रखा है जिसमें आपने एप्लेट कोड, एप्लेट नेम ये सब दे दिया, विड्थ हाइट दे दिया। अब यहाँ पे आपने पैरम नेम लिख दिया P1 और वैल्यू लिख दिया हाय, हेलो, बाय, साय, कुछ भी। वैल्यू में कोई इमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, किसी HTML में मान लो चल रहा है। अब ये वैल्यू मुझे भेजनी है कहाँ पे, एप्लेट में। ये इसको मुझे कहाँ गेट करना है, एप्लेट में। तो कैसे गेट करेंगे,
इस नेम को हम यूज करेंगे। हमारे एप्लेट के पास एक मेथड होता है गेट पैरामीटर नेम, नेम दोगे वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ये देखिए, ये परम एप्लेट, इसमें वैल्यू क्या था, हाई था ना, हाई 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 करके लिखा हुआ था। लेकिन इस केस में इसको कहीं ना कहीं ये देखिए इनिट मेथड के अंदर गेट पैरामीटर मेथड होता है। चलाइए, पैरामीटर का नाम दीजिए, वैल्यू अपने आप गेट हो जाएगा। और यहाँ कलर में सेट करके ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड होता है जो ग्राफिक्स का मेथड है, इसे स्ट्रिंग ड्रॉ हो जाएगी और वो दिख जाएगा। बताइए, जी सर। चला दूं? yes. लेकिन अब इसको चलाने के लिए वो एप्लेट कोड में यहीं पे डालना पड़ेगा। वो मैंने HTML फाइल में लिखा हुआ है ना कोड, ये HTML फाइल में कोड लिखा हुआ है। तो ये HTML से तो हमारा प्रोग्राम चल नहीं पा रहा है, ब्राउज़र से चल नहीं पा रहा है, तो मुझे ये कोड उठा के इसी के अंदर डालना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। तो इसको चला लोगे रवि? सर तो ठीक है, कल मैं तुमसे पूछूंगा एप्लेट का परम वाला तुमने चलाया था कि नहीं चलाया था, जी मेन है एप्लेट जी। चलाया था कि नहीं चलाया था, चला के देख लेना। ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है? एप्लेट मतलब एक एप्लेट को HTML में सिंटैक्स लगाने के सिंटैक्स यही होता है, एप्लेट कोड, क्लास का नाम, डायरेक्टरी, विड्थ, हाइट, पैरामीटर वगैरह वगैरह, ये सिंटैक्स है पूरा। अच्छा जी, और मुझे आपको क्या बताना था एप्लेट का? आप एप्लेट में कोई इमेज डिस्प्ले करा सकते हो। ये इमेज डिस्प्ले कराने के लिए कोड है, इसको मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। जावा सी डिस्प्ले इमेज डॉट जावा, और फिर हमने लिखा एप्लेट व्यूअर डिस्प्ले इमेज डॉट जावा। ये देखिए, एप्लेट व्यूअर से हमने एक इमेज ड्रॉ कर दिया। ये इमेज दिख रहा है बस। ये पता है कहाँ का इमेज है? बता सकते हो? वो दिल्ली में पड़ता है, सर कनॉट कालिका पैलेस का मंदिर। है ये। अरे यार, तुम लोग तो बड़ा नॉलेज, बहुत नॉलेज है तुम लोग पास। कैसे बताइए कनाट प्लेस का है यार? सर देखा था ना मैंने ऐसा वहाँ अच्छा, हॉस्टल का है। टिकटॉकर वहीं सारे घूमते हैं, तुम लोग भी वहीं जाते हो। सर टिकटॉकर नहीं हो। हाँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कनाट प्लेस का है ये। गाली दे दी। नहीं, अच्छा है, बढ़िया है। अब मैं इस इमेज को तुम्हें घुमा के दिखाता हूँ। पूछ रहे थे ना कि ये इमेज कैसे घूमेगा, तो ये एनिमेशन एग्जाम्पल डॉट जावा। अब ये इमेज देखना, ये ओहो, एप्लेट व्यूअर थ्रेड डॉट स्लीप ही करा गया और कुछ नहीं करा गया इसमें। एप्लेट व्यूअर, अब एनिमेशन जब आप थ्रेड पढ़ोगे तो आप समझोगे। अभी मैं भी, ये देखो एप्लेट, ये देखो आपका ये इमेज जो है घूम रहा है ना, जा रहा है इधर, धीरे धीरे जा रहा है। जी ये छोटा लिया गया है और फिर यही दोबारा घूम के आ जाएगा। ये क्या हो रहा है सर? ये तो इमेज फट रहा है। हाँ, बड़ा होगा ना, इस वजह से फट रहा है। स्ट्रेच हो रहा है ये। हाँ, स्ट्रेच हो गया है, वो छोटे एरिया में मैं दिखा रहा हूँ ना उसको, फिर दोबारा चलेगा। तो ये इसमें थ्रेड डॉट स्लिप, ये भी एग्जांपल आप देख लेना, इसमें क्या है क्या नहीं है। कुछ नहीं, इमेज को ड्रॉ करा गया है और थ्रेड को स्लिप करा गया। देखो 2 लाइन का कोड है बस, थ्रेड डॉट स्लिप करा गया है। ठीक है। और क्या बताना है मुझे? डिस्प्ले इमेज वाले में भी इमेज आइकन से इमेज को ड्रॉ कर लिया गया है, दिखा दिया गया, और क्या। ठीक है। बाकी एक और लास्ट प्रोग्राम आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। कौन सा प्रोग्राम है जिसमें, हाँ, इवेंट डेमो 2 वाला प्रोग्राम है, जिसमें एक एप्लेट में ड्रॉ करोगे वो दूसरे एप्लेट में दिखेगा। इसको बोलते हैं इंटर एप्लेट कम्युनिकेशन। जावा सी इवेंट एप्लेट 2 डॉट जावा और एप्लेट व्यूअर
एप्लेट व्यूअर, इवेंट एप्लेट 2। अब जैसे इवेंट एप्लेट 2 को मैं चलाऊंगा, 2 एप्लेट विंडो खुल के आएंगे, नहीं आए? गलत बात है भाई। इवेंट एप्लेट में भी इवेंट एप्लेट 1 वाले में मैंने कोड लिखा हो 1.java। हाँ, 1 वाले को मैंने चलाया, देखो 2 एप्लेट खुल के आया, लेकिन एक एक्सेप्शन आ रहा है यार। कंपाइल नहीं होगा ना। जावा सी इवेंट एप्लेट 1 को भी कंपाइल कर लो और फिर इसको चला लो। कंपाइल मतलब, हाँ कंपाइल नहीं होगा, या कहीं और बहुत दिन से करप्ट हो गया होगा मे बी। ठीक है, देखिए 2 एप्लेट खुल के आए। तो यार इधर आ जा भाई, ये एक एप्लेट ये हो गया, एक एप्लेट ये हो गया, 2 एप्लेट एप्लीकेशन है मतलब। अब आप ये इस प्रोग्राम में ये देखने वाले हो कि इस एप्लेट में मैं, एक एप्लेट में मैं कुछ बनाऊंगा, दूसरे एप्लेट में भी वही सेम चीज़ बन के आ जाएगा। दैट इज इंटर एप्लेट एप्लीकेशन। एक एप्लेट दूसरे एप्लेट से बात करेगा। देखो देखो, यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बगल में पड़ोस में भी लाइन ड्रॉ हो रहा है। 2 एप्लेट प्रोग्राम है, समझ रहे हो? ये मैंने रीपेंट मेथड चलाया हुआ, अपडेट चलाया हुआ है, इसी वजह से ऐसा दिखे। आपने इसमें सर प्रोग्राम वही है, सेम प्रोग्राम है, प्रोग्राम वही है, बट थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, क्या चेंजेस हैं? कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। एक एप्लेट दूसरे एप्लेट से अगर बात करना चाहता है तो एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट करके मेथड होता है। ये गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मेथड चलाने से एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, और इससे गेट एप्लेट मेथड चला के हम दूसरे एप्लेट का नाम ले लेते हैं यहाँ से, और बस उसको चला देते हैं। देखो इसमें कोई भी वो नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर कोड लिखा हुआ है इसको चलाने वालाने के लिए, कॉल करने के लिए, लेकिन इसमें जो इस वाले इवेंट 2 वाला है, इसमें इसको चलाने का कोड नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे मान लो ये एप्लेट है, सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें पेंट मेथड चल रहा है, दिख रहा है आपको? ये दूसरा एप्लेट है, और इस दूसरे एप्लेट के पेंट मेथड में, यानी कि इस पेंट मेथड में ये x1 और y1 x2 y2 पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे? सिंपल सा कहानी है, ये 2 लाइन से वो चल रहा है कोड, इस वाली लाइन से हमें दूसरे एप्लेट का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। आप बोलोगे कैसे? जब हमने एप्लेट को अपने उसमें कोडिंग में मैप किया है, तो दोनों एप्लेट का लॉजिकल नेम दे दिया है। नाम पहले वाले का दिया क्योंकि दूसरे का ज़रूरत नहीं था, इसका नाम दे दिया एप्लेट 2, और ये पहली एप्लेट है, ये दूसरी एप्लेट है, इसका नाम एप्लेट 2। अब मान लो कोई एप्लेट किसी दूसरे एप्लेट की इन्फॉर्मेशन चाहती है, तो वो मेथड चलाएगी क्या? गेट एप्लेट, और जिसमें, और लेकिन इसके लिए मेथड चलेगा ये कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है? और ये गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। मतलब समझ लो कि एक प्रोसेस का इंफॉर्मेशन मिल गया, एक प्रोसेस के अंदर से बहुत सारे थ्रेड्स चल रहे हैं, और गेट एप्लेट 2 से हमें एप्लेट 2 का रेफरेंस मिल जाएगा। अब जो भी यहाँ पे चीज़ ड्रॉ करोगे वो दोनों एप्लेट में भेज दिया जा रहा है। नीचे देख सकते हो, ये देखो, ये दोनों जगह भेज दिया जा रहा है। बस एक बार इस कोड को आप गो थ्रू करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है।